हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज फिर से व्यापम का मैथ सॉल्व सीरीज़ को लेके फिर से नए नए क्वेश्चन के साथ फिर से आए हैं। ये स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन है। ऐसा ही प्री में आया हुआ क्वेश्चन था। इसे हम ट्रिकी अप्रोच और जल्द से जल्द एग्ज़ाम में जल्दी से कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं इसको क्वेश्चन सॉल्व करके। समय चाल दूरी का यह क्वेश्चन। एक ट्रक 1 मिनट में 500 मीटर की दूरी तय करती है, जबकि एक बस 45 मिनट में 33 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो उनकी गति का अनुपात क्या है। यह क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सब एग्जाम में, व्यापम के हाल ही के एग्जाम में आए हुए हैं। रिसेंटली सब जो भी एग्जाम हुए हैं ये सही मेंस का क्वेश्चन है। तो देखिए, एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर बोला है। इसका यूनिट देखना, हमेशा यूनिट हमें ध्यान देना है, हमेशा मीटर में दिया हुआ है। और यहाँ पर किलोमीटर, जो ट्रक ट्रैवल कर रहा है 1 मिनट में 550 मीटर ट्रैवल कर रहा है, और जो बस है वो 45 मिनट में 33 किलोमीटर दूरी कर रही है। मीटर किलोमीटर में दिया है। स्पीड डिस्टेंस टाइम में यही थोड़ा यूनिट का देखना पड़ता है, मीटर किलोमीटर में चेंज करना पड़ता है, दोनों को बराबर इक्वल यूनिट में लेके सॉल्व करना पड़ता, नहीं तो आंसर अलग आएगा। तो इसका स्पीड क्या हुआ, ट्रक का स्पीड क्या हुआ, 1 मिनट में 550 मीटर। तो स्पीड क्या होता है, जो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। जो चाल होता है उसका दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा 550/1, और ये इसका जो यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा। मीटर पर मिनट, मिनट में ही कर लेते, मीटर पर मिनट। जो भी है इसका देखते हैं। तो यूनिट ठीक है। अब देखते हैं स्पीड, बस का स्पीड क्या है। स्पीड ये था ट्रक का स्पीड और बस का स्पीड। बस का स्पीड है हमारा दिया कितना है, 45 मिनट में 33 किलोमीटर ट्रैवल करता है, 33 किलोमीटर। और जो उनका गति का अनुपात, जो गति का अनुपात पूछा है उनका यहाँ, तो उसमें मेंशन नहीं किया कौन सा पहले, तो जो पहले दिया होगा उसको पहले और बाद में दिया होगा। तो ट्रक और बस का अनुपात निकालना है, किसमें, स्पीड में। तो देखते हैं, बस या ट्रक का था वो 550/1, 550/1, और ये स्पीड था ट्रक वाले का। और इसका स्पीड, अरे यार 1 मिनट, सॉरी, और जो बस का था 1 मिनट में ये ट्रैवल करेगा 33/45 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करते तो 1 किलोमीटर का 1000 मीटर होता है, तो यहाँ 33,000 मीटर हो जाएगा। अब जब डिवाइड करके उसको अनुपात में लिखना है उसकी स्पीड को, एक स्पीड आया ये ट्रक का आया और ये आया बस का आया, दोनों का सेम हो गया। मीटर बाई मिनट हो गया, इसका भी मीटर बाई मिनट में कट जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। फिर से उसको सेकंड में करने से, कई लोग बोले मीटर पर सेकंड होता है, फिर से चेंज करने की जरूरत ही क्या है, जब इतना ही में ही इसका दोनों यूनिट 33,000/45।
एक शून्य से एक शून्य कट गया, एक जीरो से जीरो, 11 पंचे 55 होता है 5, 11 तिया 33, और इधर 100 और बचा हुआ है क्योंकि ये 2 जीरो था बचा हुआ है। अरे 3 एक कम 3, 3 से 15 बार 45 कट जाएगा, और ये तो आपका 20 बार कटेगा 5 दूनी में, तो 3/4, 5 दिए 15, 3/4, तो 3/4 इसका रेशियो स्पीड का आया। काटेंगे तो आ जाएगा, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 550 इंटू 45/33,000, 0 से 0 काट दिए, फिर ये 55 और 33 11 का मल्टीपल है, तो 11 पंचे 55, 11 तिया 33, 2 जीरो का 100 बचा था, उसको 100 अलग से लिख दिया हूँ। फिर 5 से 100 को 20 बार कटेगा, 20 कट गया, 3 से 45 3 से कट रहा, काट दिए, तो बचा क्या 15 और 20, 15 और 20 फिर कटेगा, 3/4 हो गया। ठीक है, इसमें कोई वो बहुत ही आसान है, इसको सिर्फ अनुपात निकालना था ज़्यादा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3 का पावर 25 प्लस 3 का पावर 26 प्लस 3 का पावर 27 प्लस 3 का पावर 28, इसको ये जो टर्म दिया है पूरा, ये इनमें से किससे डिविजिबल होगा, ये क्वेश्चन बोला है। विच विल कंप्लीटली डिविजिबल बाय द ऑप्शन। तो इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए हैं 11, 16, 25, 30, एसआई प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसमें ये किससे कंप्लीटली डिवाइड होगा, पूर्णतः विभाजित किस संख्या से होगा बोला है, इसमें पूछ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसमें 3 का पावर 25, 3 का घात 25, 3 का घात 26, 3 का घात 27, 3 का घात 28, 3 3 3 हर जगह दिया कॉमन है इसमें, तो 3 का पावर 25 कॉमन लेते क्योंकि 25 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी इसका पावर में, तो 3 का 25 यहाँ से सबसे निकल सकता है, इसलिए मैं कॉमन ले लिया। यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1, यहाँ 3 का पावर बचेगा 1, यहाँ 3 का पावर बचेगा 2, क्योंकि 25 निकलेगा 27 से तो 2 ही बचेगा, 3 का घात 2, 3 का वर्ग। यहाँ 26 में से 3 का पावर 25, 3 का पावर 25 निकाल देंगे तो 3 का पावर 1 ही बचेगा, यहाँ से 3 का पावर 3 बचेगा। कॉमन निकाल लिए। कॉमन निकालने के बाद 3 पावर 25 को एज इट इज लिखते हैं, और जो दिया था उसको जोड़ लेते हैं जो एक्स्ट्रा है। ये देखो ये 27, इसको हम जो 3 का पावर 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 का स्क्वायर 9 और 3 और 1 1, 27 और 9 36, 36 और 3 39 और 1 40, ठीक है ना, 10 3 30 40, ठीक। तो 3 का पावर 25 इंटू 40 आ रहा है, 40 आ रहा है। इसमें से आपका कौन सा, अब बताइए कि अब कौन जो ऑप्शन में दिया इसमें किससे डिविजिबल होगा। देखो इसमें 11 से क्या ये कट रहा है, 3 तो ऐसे भी 3 का पावर कुछ भी हो 11 से तो कैंसिल होगा ही नहीं, देख के पता चल रहा। 16 से भी नहीं होगा, 3 का पावर कुछ भी हो, और ये 40 तो कट ही नहीं रहा है, 3 का पावर ये भी नहीं कट रहा है, तो कंप्लीटली डिविजिबल। 16 से भी नहीं होगा, 25 से भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए एक काम करते 25 से भी नहीं होगा, 40 25 से तो हो ही नहीं रहा, 3 का पावर 25 कुछ भी हो तो 25 से कहाँ डिविजिबल होगा, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि 25 का 40 से ही नहीं हो रहा है, इसका 3 का पावर कुछ भी हो नहीं होगा, 25 से डिवाइड ही नहीं होगा। और अब देखते हैं, एक काम करते हैं, अब तीसरा वाला जो लास्ट ऑप्शन है, एक काम करते हैं 3 का पावर में से एक 3 निकाल के 40 को दे देते हैं, तो ये हो गया 3 का पावर 24, और एक 3 निकाल के हम 40 को दे दिए, मतलब गुना कर दिए, मतलब ये हो गया तो आपका 40 दिया, मतलब 40 40 इंटू 3 120,
एक 3 यहाँ से निकाल के 40 में दे दिए, गुना कर लिए, क्योंकि ये डिवाइड हो ही नहीं रहा किसी से, हम इसको इसमें से निकाल के, क्योंकि इसी से मल्टीप्लाई है, इसी से गुना हुआ है, तो एक निकाल के इसमें से गुना कर देते हैं, ताकि तब देखेंगे कि इसमें से कौन सा डिवाइड कर रहा है। तो देखते हैं कि अब ये टोटली 30 से डिवाइड हो जाता है। 30 से 3 चौक 1 कट जा रहा है पूरा, तो आप 3 चौक 12, 4 बार में कट जा रहा है 120। मतलब ये 30 से पूरा कंप्लीटली ये वाला जो एक्सप्रेशन है डिवाइड हो जाएगा, तो 30 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लिस्ट अमंग देम। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। सबसे छोटी भिन्न आपको पहचानना है। जैसे आपको भिन्न का वैल्यू परसेंटेज में पता हो, जैसे आप तो इसको नॉर्मली कोई भी स्टूडेंट सॉल्व करेगा तो डिवाइड कर करके देखेगा, क्योंकि इसमें कोई नीचे का ऊपर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब अलग अलग है, तो उसमें डिवाइड करके ही देखने से पता चलता है। लेकिन नॉर्मली आपको पता होगा कि फ्रैक्शन का वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, तो आप इजीली बता सकते हैं। जैसे मेरे को मालूम है 2/3, 2/3 का वैल्यू होता है 0.66, डिवाइड करके भी करेंगे तो इतना ही आएगा। 2 परसेंटेज में 66% आता है और 66.66 ऐसा परसेंटेज में, लेकिन डेसिमल वैल्यू में, दशमलव वैल्यू में, संख्या मान में आपका इतना ही आएगा 0.66। 3/5 इसका क्या वैल्यू होगा? 1/5 परसेंटेज वैल्यू 20% होता है, 1/5 मतलब 20% होता है, और उसके ऊपर 3 और गुना हुआ है, मतलब ये 60% है, 60%। उसके बाद 7/9, 1/9 लगभग मेरे ख्याल से 11% के आसपास होता है, और ये 7 दिया है, मतलब 77% के लगभग होगा परसेंटेज वैल्यू में। और 11/13 है, 11/13, उसे आप सॉल्व करेंगे या डिवाइड करके देख सकते हैं, या फिर परसेंटेज वैल्यू में ये मेरे ख्याल से 80 के आसपास, परसेंटेज वैल्यू में 80 के समथिंग होता है, 80 के आसपास, और डेसिमल में 0 पॉइंट कुछ होता है, इसका 0.7। तो देख सकते, जब आपको मालूम है फ्रैक्शन का परसेंटेज बनाने आता है, तो आपको तो डिवाइड करने का भी जरूरत नहीं है, आपको देख के बता सकते हैं। जैसे ये 66, तो ये तो इससे बड़ा हो गया, तो अभी ये, और देखो सबसे छोटा यही वाला दिख रहा है, बाकी सब इससे बड़ा है, सब फ्रैक्शन बड़ा हुआ है ना। तो सबसे लीस्ट फ्रैक्शन होगा आपका 3/5। डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, दिमाग नहीं लग रहा है तो आप डिवाइड करके देख सकते हो। डिवाइड करोगे तो भी से यही आएगा, ये आएगा 0.6, ये 0.7, और ये 0.80, ये 0.7, ऐसा कुछ समथिंग आएगा। तो डिवाइड करोगे तो इजी है, डिवाइड भी इजी है, सिंपल, आपको पता है, तो डिवाइड करके टाइम वेस्ट करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट ओवर अंडर रूट 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर अपॉन 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर प्लस 0.0009 का स्क्वायर, इसका मान क्या होगा? ये भी एग्जाम व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजी व्यापम, शायद ये ऐसा ही में ही आया है या कोई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये ऐसा क्वेश्चन कई बार व्यापम पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले देखो नंबर को, संख्या पे ध्यान दो, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ पर है, यहाँ एक यहाँ पर भी, 9 यहाँ है, 9 यहाँ है, मतलब 0 को छोड़ के जो डिजिट है, 0 को छोड़ के 1 से लेके 9 तक का, तो 1 1 और 9 ही दिया, वहां भी सेम है, दोनों इक्वल सेम है, 0 को ही फर्क है। देखो यहाँ ये 0 नहीं है, यहाँ पर 0 है, स्क्वायर होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, इसका, लेकिन 0 का ही फर्क है। यहाँ पर भी 0 है, यहाँ एक्स्ट्रा एक 0 है, 0.01 है, तो यहाँ 0.001 है। देखो यहाँ 009 है, तो 0.000 एक 0 यहाँ पर ज्यादा है, सेम है, सिर्फ डैसी उसका मल्टीपल का डिफरेंस है। मल्टीपल का डिफरेंस का मतलब ये हुआ, जैसे कि
0.01 ये देखिए, ये है। हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.01 आता है। मतलब ये जो है इसका 10 गुना है, ये जो है इसका 10 गुना है। तो कैसे आता है देखिए, जैसे कि इसको लिख सकते हैं 1/100, क्योंकि दशमलव के बाद दो अंक है, एक और ये एक शून्य और एक, दो अंक है ना, दो ठो अंक है दशमलव, तो 2 जीरो लगा देते हैं और 10 से गुना करेंगे तो एक कटेगा, और कटेगा तो 1/10 मतलब 1/10 मतलब 0.1 ही आता है। इसलिए तो बोला कि 0.01 को 10 से गुना करेंगे तो 0.1 आता है। सेम चीज यहाँ है, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये आता है। ठीक है, इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा अपने तरीके से, सरल तरीके से भी बताऊंगा, जैसे बेसिक मेथड है। पहले तो मैं ऐसा समझाना चाह रहा हूँ, उसको समझिए। तो इसका 10 गुना ही है, लेकिन 10 गुना तो है, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा है, स्क्वायर के कारण ये 10 नहीं 100 हो जाता है, 100। तो 100 गुना, क्योंकि स्क्वायर में तो 100 गुना हो जाता है। और इसके बाद ये 10 गुना होता नॉर्मली ऐसा, देखो इसके ऊपर पावर है क्या, कुछ नहीं है, सिंपली ये 10 गुना, लेकिन इसके ऊपर पावर लगा मतलब ये इसका जो मल्टीप्लाई हुआ वो भी डबल हो जाएगा, ये 100 मतलब 10 का पावर 2 हो जाएगा, तो वो भी 100 का टाइम्स हो गया ये। अब 100 टाइम्स है, 100 टाइम्स हो गया, तो ये अब जब अंडर रूट में लेंगे 100 को तो 10 आंसर आएगा। यदि ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो एक मैं पूरा सिंपल भाषा में करके दिखा देता हूँ, सिंपली एकदम बेसिक, जैसे हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 10 गुना है, जैसे कि कोई रहता है ना, ये 100 है और नीचे में 10 है, तो ये ऊपर वाला नीचे का 10 गुना है, ऊपर वाला नीचे का 10 गुना है, सेम है। अब स्क्वायर में बात करते हैं तो भैया ये स्क्वायर में करेंगे तो उसका जो गुना डबल, वो भी तो डबल होगा जो उसका मल्टीपल है, तो उसका स्क्वायर होके 100 हो जाता है। इसीलिए ऐसे ही सिंपली, लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो एक और तरीका बता देता हूँ। देखो इसमें क्या करना है, कुछ मत करो, इसको जैसा लिखा है वैसे लिख दो। अंडर रूट को मैं नहीं लिखता, 3 स्टेप लगेगा, बोर्ड छोटा, चलो ठीक है देखते हैं। 0.1 का वैल्यू का मतलब क्या होता है, 1/10 और इसका स्क्वायर, ठीक है। 1/100 इसका स्क्वायर, 1/100 प्लस 1/1000, 1 नहीं 9/1000 का स्क्वायर, अपॉन, अब यहां देखो 0.100 का स्क्वायर प्लस 1/1000 का स्क्वायर प्लस और यहाँ 9/4, दशमलव के बाद 4 अंक है तो 4 जीरो आएगा, 3 4 इसका स्क्वायर, और ये अंडर रूट के अंदर है। देखो इसको मैं फ्रैक्शन में लिख लिया, जो डेसिमल में दिया था 0.1 उसको मैं 1/10, और 0.01 है उसको 1/100, और 0.009 है वो 9/1000 कर दिया। इसमें इसे देखिए,
देखिए इसमें यहां से मैं 100 नीचे से कॉमन ले लूं, सौ नहीं 1/100, तो ऊपर पलट के चले जाएगा। देखो 1/10 है, उसको तो ऐसे ही लिख दिया 1/100 का होल स्क्वायर प्लस 9/1000 का होल स्क्वायर। मैं नीचे से 1/100 कॉमन ले लिया, ये तो है ही डिवाइड, इसके बाद 1, तो ये क्या होगा, ये वो 1/100 पलट के ऊपर चल जाएगा, तो इसको डायरेक्टली मैं इधर 100 लिख लेता हूं। तो यहां क्या बचता है, यहां बचेगा 100, यहां बचेगा 100, यहां बचेगा 9/100, 1000 बचेगा। ठीक है, तो देखिए जो ये ऊपर का एक्सप्रेशन है सेम सेम हो जाएगा और ये कट जाएगा पूरा, और 100 जो अंडर रूट बचेगा वो 10 आ जाएगा आंसर, क्योंकि वो सेम ही है ना। 1/10, 1/10 क्या होता है, और उसका स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1/100 हो जाएगा, नीचे में भी 1/100 है, यहाँ भी इधर स्क्वायर है ना, इसमें स्क्वायर है। सौ लिए थे, 10 200 100, ठीक है। तो सेम सेम बचेगा, आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा तो एक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि मैं उसको और भी आसान से बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, इधर थोड़ा सा जगह कम है इसलिए मैं यहाँ थोड़ा बता नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ये सेम सेम नीचे का कट जाएगा और 10 जो 100 बचेगा उसका स्क्वायर रूट 10 आता है आंसर, तो 10 ही होगा आंसर, क्योंकि ये 10 गुना है, ऊपर से दिख ही रहा है, ये सबका 10-10 गुना है ये। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बहुत ही आईएमपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसआई प्री में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर पर तिगुनी हो जाएगी। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। टाइम पूछा है, टाइम रेट दिया हुआ है, ये रेट है आपका दर रेट, टाइम पूछ रहा है, टाइम क्या होगा, रेट दिया है 25%, टाइम पूछ रहा है कितना लगेगा, और कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं इसे। मान लेते हैं हमारा मूलधन 100 रुपये है। अब वो बोल रहा है कि कितने टाइम में 3 गुना हो जाएगा, तो 100 का 300 रुपया, 3 गुना हुआ ना, 100 का 300। मान लिया मैं कि हमारा मूलधन 100 रुपया है, तो 3 गुना ही करने बोल रहे हैं, और 25% के ब्याज दर से। तो देखो 100 से 300 3 टाइम्स है, 3 गुना कर दिए, 3 गुना, और टाइम पूछ रहा है 25% की रेट से। तो देखो इसमें ब्याज कितना लगा, जो ब्याज है कितना लगा, 100 हमारा मूलधन था, मिश्र धन 300 बन गया, तिगुना हो गया, तो हमारा ब्याज कितना बना 200 रुपया प्लस 200। ठीक है, यहां तक समझ आ गया, ये ब्याज, और ये 3 गुना हुआ है ना, 3 गुना होके, चलो वो तो दिख ही रहा है 3 गुना।
अब देखो टाइम कितना लगा है, टाइम टी नहीं पता, लेकिन हमको रेट पता है। रेट हमको बताया है, दर जो होगा, रेट मतलब दर, आर, रेट जो दर दिया है 25%। जब आपका एक साल का जो ब्याज दर है 25% है, एक साल का ब्याज आपका 25% है, और टोटल आप ब्याज 3 गुना होने पर आपका ब्याज 200 रुपया मिला है, तो कितने वर्ष लगेगा आपको 200 रुपया ब्याज बनने पर 25% के दर पर। देखिए, जब 200 रुपया आपका ब्याज है, टोटल ब्याज, ये कुल ब्याज है, क्योंकि हमने 3 गुना बोला था, क्वेश्चन में बोला 3 गुना बोला था, 100 का मूल मान लिए ना, क्योंकि ऐसा तो मेंशन नहीं दिया कितने पैसा, धनराशि, मूलधन, ये सब नहीं दिया है, तो हम अपने से मान लेते हैं। 3 गुना बताया है तो मैं 100 मान लिया, उसका 300 कर दिया, ब्याज देखा 100 से 300 हुआ ब्याज। मतलब ब्याज कैसा निकालते हैं, मिश्र धन से मूलधन घटा देने से ब्याज निकल जाता है। तो 200 ब्याज आया, 300 में 100 घटाए, 200 ब्याज। तो कुल जो 3 गुना होने के बाद जो टोटल ब्याज मिला है वो 200 रुपया, और एक साल का जो रेट दर है 25%। तो ये 200 कितने साल में बना है, तो 25% से डायरेक्ट भाग दे दो, 25% से, मतलब 25 से। एक साल का ब्याज 25 लगा है, 25%, तो ब्याज जो दर होता है वो हमेशा साधारण ब्याज में उतना ही दर से हर साल लगता है। 25% पहला साल है तो दूसरा साल भी आपका 25% ही ब्याज लगता है, 25% की दर से ब्याज मिलेगा, उसमें 25% दर हमेशा हर साल लगेगा, सेम रहता है। मतलब ब्याज दर होता है वो हर साल सेम होता है साधारण ब्याज पर। तो 25% एक साल का था, 200 ब्याज हमको टोटल मिला, कितने साल का वो तो हमें नहीं पता, वही निकालना है। 25 से भाग देते, 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200 होता है। तो ये सिंपल सा 8 वर्ष, 8 वर्ष में वो धन, जो मूलधन है, वो 3 गुना हो जाएगा मिश्रण 25% के सालाना ब्याज दर पर, साधारण ब्याज पर। कुछ नहीं करना है, ब्याज देखना है। 200 आया कुल ब्याज, ये कुल ब्याज, टोटल ब्याज कुल 200 आया, और जितना हमको दर दे रखा था उससे भाग दे दो 8 वर्ष। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ ब्याज देखना है। टोटल ब्याज हमारा 200 बना, और एक साल का ब्याज दर 25% था, तो उसी से भाग दे दिए, 8 साल आ गया। मतलब 8 साल में होगा 200 रुपया ब्याज मिलेगा, और वही मूलधन में 200 जोड़ के 300 तिगुना हो गया, वही तिगुना ही बोला था ना एग्जाम में, 3 गुना हो जाता है, तो 8 साल में 3 गुना हो जाएगा। देखिए, इसमें एक और सिंपल जो फॉर्मूला से हम बनाते हैं बेसिक मेथड से, उसमें से भी बता देता हूँ। ये तो हमारा ट्रिक मेथड ही था, सिंपल है, भी बहुत इजी है ट्रिक मेथड। इसमें कुछ नहीं था, 3 गुना कर दिए, कोई 100 ले लिए, 100 से 3 गुना कर दिए, 300 हो गया। 200 ब्याज बना तो 200 को लिख दिए, और 200 ब्याज बना है वो पूरा टोटल का था, पूरा टोटल ब्याज 200 बना, और एक साल का जो ब्याज दर था 25, तो उसी से डिवाइड करे तो वर्ष निकल जाता है, कितने टाइम लगेगा वर्ष में 200 बनने में, कितने वर्ष लगता है, 8 वर्ष बन। लेकिन आपको सिंपल एसआई वाला फॉर्मूला से बनाना है, एसआई इक्वल टू PRT अपॉन 100, मतलब ये साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। तो देखिए ऐसे से भी बन जाएगा, ये तो अपना बेसिक मेथड है, ये भी बता देता हूँ। एसआई देखो हमारा ब्याज कितना बना, 200 रुपया, 100 से 3 गुना 200, 300 हुआ तो ब्याज 200। तो एसआई जो हमारा साधारण ब्याज कितना था, टोटल 200 हुआ। प्रिंसिपल जो मूलधन 100 माने तो 100 लिख लो, रेट कितना दिया 25 तो 25 लिख लो, और टी का टाइम का टी बटे 100 तो पहले ही से है फार्मूला का बना हुआ। 100 से 100 तो कट ही चला, सिंपल सी बात है, कट रहा है। देखो 25 से कम 25, 25 अट्ठे, यहाँ से भी टी आपका 8 वर्ष आ रहा है टाइम। ऐसे भी बना सकते हो, ये नहीं समझ आता तो ये PRT वाला जो सिंपल बेसिक मेथड से। देखिए ये क्वेश्चन, ये अनुपात रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर वाला कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, और सेविंग इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाला। ए और बी के मासिक आय अनुपात 4:3
ए और बी का मासिक आय का अनुपात, उनके मंथली इनकम का अनुपात 4:3 है। दोनों का मासिक व्यय मतलब एक्सपेंडिचर खर्च, और ये आय इनकम और ये व्यय एक्सपेंडिचर। तो दोनों का जो खर्च का अनुपात है, खर्च का जो रेशियो 3:2 है, 3:2। यदि प्रत्येक 6,000 बचत करते हैं तो एक ही मासिक आय क्या होगी? यदि दोनों मतलब ईच ऑफ देम मतलब प्रत्येक दोनों 6,000 की बचत करते हैं तो उनकी एक ही मासिक आय क्या होगी? एक ही मासिक आय क्या होगी? देखिए ये क्वेश्चन भी सीजी व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको बहुत इजी ट्रिक से सॉल्व करते हैं। जब दोनों इक्वल अमाउंट बचत करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है सॉल्व करना। देखो इनकम, ये आय को इनकम आय लिख देता हूं। आय कितना है? इसका अनुपात 4:3। ये ए का है और ये बी वाला का है, ठीक है, ये ए ये बी। व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, उसका अनुपात कितना दिया है? 3:2। और सेविंग कितने करते हैं? बचत 6,000। 6,000। तो देखो सेविंग क्या होता है, पहले तो सेविंग देखो। जब आपकी इनकम में से खर्चा घटा दो तो बचत होता है सेविंग। जैसे कि आप 1,000 कमाते हैं, आपका 10,000 कमाते हैं, आपका महीने का आय 10,000 है और खर्च आपका महीने का 8,000 है, तो सेविंग कितना? 2,000 होगा। मतलब आय में से व्यय घटाएंगे तो सेविंग बचत आता है, ठीक है। बचत 6,000 दिया। देखो इसमें ये ट्रिक मेथड से बताता हूं इसको। 4:3 और 3:2, ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 है, यहाँ भी 1 है, सिंगल है। जब दोनों सेम होता है तो कुछ नहीं करते। जब इधर का डिफरेंस, ये आय और व्यय दोनों का, इस वाले का इस ऊपर वाले का जो इनकम है और जो नीचे वाले व्यय है, दोनों का जब ऐसा डिफरेंस, ये 4 और 3 में डिफरेंस 1 है और 3 और 2 में 1 है, जब बराबर हो तो इधर का डिफरेंस डायरेक्टली देखते हैं, 4 और 3 1 आएगा, यहां भी सेम ही आएगा। और नहीं होता तो सेम करना पड़ता है। जब 1 तो 1 का वैल्यू, इसका जो डिफरेंस का वैल्यू है, रेशियो में जो चीज का डिफरेंस का वैल्यू 1 आ रहा है, वही डिफरेंस जो बचत, ये क्या है? जो 6,000 जो बचत दिया है वो क्या है? दोनों का डिफरेंस है। तो ये जो रेशियो में डिफरेंस है 1 का आ रहा है जो रेशियो का, वही 6,000 किस में दिया है? रुपीस में 6,000 बचत का दिया हुआ है। जो हमारा इनकम और व्यय एक ही है, दोनों का सेम ही आएगा। 1 इसका भी आ रहा है डिफरेंस, इसका भी आएगा, क्योंकि हम वो तो किया हुआ है पहले। नहीं होता तो हमको ऐसा डिफरेंस बराबर यहाँ मेंटेन करना पड़ता है दोनों का पहले अनुपात का। तो देखो दोनों में, देखो 4 और 3 में 1 का डिफरेंस है, 3 और 2 में 1 का डिफरेंस है। जब दोनों इधर का डिफरेंस, ऊपर और नीचे का ऐसा डिफरेंस बराबर हो तो फिर इसका और नीचे नीचे का देखते हैं। 4 और 3 का डिफरेंस 1 यूनिट आया, और इसका डिफरेंस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनकम और व्यय, इनकम माइनस व्यय ही तो आय माइनस व्यय, मतलब आय के साथ में व्यय घटाएंगे तभी तो बचत आता है 6,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू 6,000। ए का पूछा था, ए की मासिक, तो ए का क्या है मासिक आय का अनुपात? ये देखो आय, और ए की आय 4 है, तो 6×4 24,000, डायरेक्टली 24,000 उत्तर आपका। इसमें कोई डाउट है? वैसे इस कई क्वेश्चन को हम डायरेक्टली ऑप्शन से भी देख के कर सकते हैं, इसलिए तो नहीं होगा क्योंकि देखो ए और बी का मासिक आय का अनुपात 4 और 3 है, और ए का ही बारे में पूछ रहे हैं। ए का मासिक आय क्या होगा? ए का क्या था? रेशियो क्या है उसका? आय का 4 है, तो 4 में से सभी कट रहे हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन से नहीं कर सकते थे। जैसे कि मैं यहाँ कोई 4 से डिविजन, देखो 4 से भी डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो सकता है, ये तो भी हो रहा है, तो चारों हो ही रहे लगभग। तो इसलिए इसमें हम ट्रिक तो इसमें ऑप्शन से नहीं कर सकते। कोई ऑप्शन से ही तुरंत उड़ा देते क्वेश्चन को, तो नहीं होगा उससे। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ ट्रिक मेथड, और आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो, बेसिक से जो वो 4x ये सब लेके बनाना पड़ता है, वो भी बता सकता हूँ चाहोगे तो ये 24 आंसर है।
चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन लाभ और हानि से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्यापम इस तरह के बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए, इजी तरीके से बताता हूँ। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पे बेचता है। यदि उसने इसे 6 रुपया अधिक पर बेचता तो उसे 18% लाभ होता। व्यक्ति ने वह वस्तु कितने में खरीदी थी? एक व्यक्ति है, वो किसी वस्तु को 15% लाभ में बेचता है, लेकिन वो 6 रुपया और ज्यादा में बेचा होता उसी सामान को, तो उससे टोटल मतलब उसका जो लाभ का प्रतिशत होता है 18 हो जाता। 6 रुपया अधिक पर बेचता तो 18%। देखो पहले तो 15% लाभ पर बेचा, लेकिन 6 रुपया अधिक पर बेचता तो उसे 18% लाभ होता। पहले 15 हो रहा था, 6 रुपये को उस वस्तु का 6 रुपया और बढ़ा के बेचता तो 18% लाभ होता। व्यक्ति ने वो वस्तु कितने में खरीदी? देखो कभी भी एक चीज बताता हूं, कभी भी अधिक या कम, ज्यादा या कम, ऐसा कुछ लिखा होता है वो अंतर होता है। जैसे कि यहां पर लिखा ना 6 रुपया अधिक पर बेचा होता तो वो 18। अधिक मतलब क्या है? ज्यादा या कम किसी चीज का डिफरेंस को ही बताता है। ठीक है, तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो 15% लाभ में बेचा था पहले, तो 15% लाभ में बेचा, ठीक है। लेकिन वो जब 6 रुपया और जा बेचता कि उसी सामान पे 6 रुपया, तो 18% का लाभ होता, उसे लाभ 18 का होता। मतलब जो ये 6 रुपया है दोनों का डिफरेंस है, तो 18% माइनस 18% माइनस 15% का जो वैल्यू है वो 6 रुपीज़ है, क्योंकि ये दोनों का ही तो अंतर 6 रुपया है। क्योंकि उस वस्तु को तो मालूम नहीं कितने का है, क्या है, उसको दिए ही नहीं है, उसी को निकालना है। यदि 15% पहले फायदा हुआ, 18% बाद में होता, तो 6 कितने, लेकिन ये जो होता कब होता? 6 रुपया अधिक बेचता तो ना, मतलब ज़्यादा बेचता, तो ये समझ में आ रहा है कि ये उसका डिफरेंस है। मतलब 18 माइनस 15% करते हैं तो 6 रुपया आता है। तो 3% का वैल्यू आपको 6। अब देखो, तो 3% का वैल्यू 6 है, तो 1% का वैल्यू कितना होगा? 6/3, और ये 2 आया, और ये लेकिन ये 1% का ना, 100% का चाहिए तो 100 से गुना कर दो भैया, 200 रुपया। 1% का 2 आया, अब एक हमको तो 100% वैल्यू चाहिए ना, मतलब पूरे उसकी कंप्लीट कितने का खरीदा। मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ दुनिया में अपने आप में 100% होता है। 1% का वैल्यू निकाला, 100 का 200। ये डायरेक्ट भी ऐसा भी लिख सकते हैं, 3% का वैल्यू ये, तो 3% डायरेक्ट डिवाइड कर दो, ठीक है। डायरेक्ट डिवाइड होगा तो इधर 100 लग जाता बगल में, और ये 3 दूनी 6 तो कट ही रहे, तो ये परसेंट के ऊपर में 100 लग जाता है। 100 2 गुना 100 200 रुपया, ऐसा भी समझ जाओ। क्या था इसमें? 200। बहुत ही इजी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वी व्यापम में, शायद ऐसा ही में ही आया होगा प्री में। सब आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आईएमपी है, और बहुत ही सरल तरीके से। देखो 2-3 लाइन का आंसर है, तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो कोई भी देख के बताएगा। 18 में से 15 घटाओ, 3% का वैल्यू 6 दिया है, तो 3% का वैल्यू 6 है, तो 1% का कटेगा 200, 2 आएगा, और परसेंट का 100 और चिपका दो, 200। क्या था इस क्वेश्चन में? बहुत ही ईजी क्वेश्चन। देखिए चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी परसेंट का क्वेश्चन है, परसेंटेज का। चीनी की मूल्य में 20% की वृद्धि की गई तो चीनी की खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए जिससे चीनी की व्यय पर अतिरिक्त वृद्धि ना हो? चीनी की मूल्य में 20% की वृद्धि की गई तो चीनी की खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए? चलो देखते हैं। चीनी का जो पुराना मूल्य रहा होगा 100 रुपया मान लेते हैं, 20% का वृद्धि हुआ, 20% का वृद्धि, तो ये जब 20% 100 में बढ़ाएंगे तो ये रेट कितना हो जाएगा? 120। तो 20% की वृद्धि हुई तब चीनी 120 रुपये का हो गई। अब चीनी में की
खपत में कितनी कमी की जाए, ये तो वृद्धि है, कितनी कमी की जाए कि उसके व्यय में अतिरिक्त वृद्धि ना हो। मतलब उसका जो रेट बढ़ाया, चीनी का जो रेट बढ़ा है, शक्कर का 20% रेट बढ़ा है, तो 120 रुपया मिल रहा है अब। लेकिन अब उसका तो वो बोल रहे हैं कि मेरे को तो उतना ही पैसा लेना, चाहे चीनी अब मेरे को कम आए। अब ये रेट बढ़ेगा तो अब चीनी का जो है जो क्वांटिटी हो तो कम होगा ही, या तो ज़्यादा उतना ही लोगे तो रेट ज़्यादा होगा, पैसा ज़्यादा खर्चा होगा। तो बोल रहे पैसा उतना ही खर्च करूंगा लेकिन भले मेरे को चीनी उसके जो क्वांटिटी हो कम मिले, तो वही बोल रहा है। तो देखो इसका कुछ नहीं, इतना तामझाम करने का कोई मतलब नहीं, सिंपल सा समझो। 100 में 20 बढ़ के 120 हो गया। अब कितना कमी का है, 20 का ही कमी करना है। लेकिन अब किसने, देखो 100 में 20 का वृद्धि बढ़ा है तो रेट 120 हो गया। अब 120 में 20% का ही कमी करना है। 20% का कमी किस पे करना है, 120 रुपये में, 120 रुपये में गुना 100, 20% का यहाँ कमी होगा, किसमें होगा, 120 में, ताकि उसका जो खपत है वो कमी हो लेकिन उसका जो खर्चा वो कम ना हो, खर्चा ज़्यादा ना बढ़े, उतना ही खर्चा, उतना ही पैसे में उसको चीनी लेना, भले चीनी का क्वांटिटी कम हो। तो देखो 100 से 120 हुआ, 20% के कितना घटाएं कि हमारा जो जितना कितना घटाए, 20 ही घटाना पड़ेगा। 100 रुपया में ही लेना चाहता है, चीनी कितना भी आए उससे कोई मतलब नहीं है, पैसा वृद्धि तो 100 में, तो 20 का जो वृद्धि, 100 का वृद्धि, सॉरी 20 का वृद्धि 100 में हुआ, 120 हुआ। अब 120 रुपये में 20 का ही कमी लाना है। तो देखो शून्य से एक शून्य कट गया, ये शून्य से ये 100, ये शून्य से शून्य कटा, ये 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, 1/6 गुना 100, 1/6 होता है आपका 16, 2/3% की कमी। ये जो है इसमें कमी लाना है उसका खपत में, ताकि उसका खर्चा सेम ही रहे। 100 पहले ठीक है, 16/2/3, 16 से ही 2/3% की कमी यहाँ से बढ़ा है। 100 में 20 बढ़ा के 120 हुआ, वृद्धि हुआ। अब इतना ही जो रेट है उसमें कितना कम करे, मतलब जो 120 है अब कितने की कमी करना, 20 का ही कमी होगा, 20 का कमी होगा, लेकिन अब 120 में होगा। 120 में किए 16 2/3, क्योंकि रेट तो 120 हो ही गया था बढ़ के, लेकिन इसी में क्या क्वांटिटी कम करना है ना, खपत, इसलिए 20% कम करना है। 120 रुपये जो मिल रहा है शक्कर उस क्वांटिटी पे, तो कितना आएगा, 16 2/3% की कमी होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी परसेंटेज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक मेरे फ्रेंड ने इसको रिक्वेस्ट किया था कि इस तरह के क्वेश्चन बताइए करके, तो ये वाला क्वेश्चन वही टाइप का है। इस पे हम अभी देखते हैं, चर्चा करते हैं। राम अपने आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, 20% भोजन पर, शेष का 10% यात्रा पर, और 30% शेष का ना, ये ध्यान रखिए, शेष का 30% किराया में, और वह 5040 रुपया बचत करता है। तो राम की आय क्या है, राम की आय क्या है? तो देखो मान लेते हैं, चलो ये सिंपल तरीके से ही बनाते हैं। मान लेते हैं राम की आय x है, उसकी इनकम x है, उसका जो आय है वो x है। तो भोजन पर 20% खर्चा कर दिया, तब उसके पास कितना बचा है, 80%। और 80% को 80/100 लिख सकते हैं, 80/100, ठीक है। अब शेष का, तो ये जो वैल्यू है तो शेष का ही हो गया। अब उसके बाद शेष का 10% यात्रा पर, जब 10% यात्रा पर वो खर्च कर दिया तो बचा कितना, 90%, 90/100। उसके बाद जो 30% किराया पे खर्च कर दिया, 30% किराया में खर्च किया तो बचा कितना, टोटल 70%।
तो हम कई बार बच्चे दिमाग में ये सोचते हैं कि हम घटा घटा के क्यों लिख रहे हैं शेष, क्योंकि भाई घटा के इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये जो इक्वेशन समीकरण बनता है वो बचत के लिए बनता है, इसलिए हम बचत वाले को निकाल के उसके इक्वल किसके साथ करते हैं, ये जो 5040 रुपया यही तो बचत है। ये बच गया, लास्ट में बोल रहा है इतना खर्चा करने के बाद 5040 बच गया, तो बच गया उसको बचा वाला पैसा का ही इक्वेशन से इक्वेट करेंगे ना। तो x जो उसका कुल कोई भी आय है वो हमें पता नहीं, वही निकालना है। x 20% खर्चा किए हैं भोजन पर तो 80 बचाया, फिर 80 बचने के बाद जो भी उसका था उसके बाद वो कितना 10% यात्रा में ट्रेवल किया, 10% खर्चा किया, 10% खर्चा किया तो 90 बचा। यात्रा में 10% खर्चा कर दिया शेष का, ये इतना तो शेष हो ही गया था। अब जो शेष बचा उसमें का 10% तो 90 बचाया, वो 10% यात्रा में खर्चा किया तो 90% उसके पास पैसे कुछ बचे होंगे। उसके बाद 30% किराया में खर्चा किया तो 70% बचा, और जो बचा वाला वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 5040। तो x बराबर या इसको मल्टीप्लाई क्रॉस कट रहा उसको काट दो, उधर ले जाओ सबको, 5040 का गुना देखो कितना 100 है, 3 ठो तो 100 है, 100 गुना 100 गुना 100 बटे 300 मत लिख देना भाई, गुना में है मल्टीप्लाई में है ना। तो देखो ये 300 डिवाइड में था, इधर जाके इसे 5040 से मल्टीप्लाई, और ये ऊपर का इसके नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा, तो 80 इंटू 90 इंटू 70। अब 0 वाले को काट सकते हो, काटना चाहते, एक 0 से ये 0 कट गया, एक 0 से ये 0 काट दिए, ये 0 से ये 0 काट दिए। अब तो कुछ नहीं कट रहा है, ऊपर में ये बच गया। अब देखो 8 9 7 इसको काट लेते हैं, ये 8 9 72, 8 9 72, 72 और 7 7 दूनी 14, 1 7 7 49 और 1 50, ये तो पूरा ही कट जा रहा है सिंपल। देखो 8 9 और 7 को गुना किया 540 ही आ रही है, पूरा 540 8 9 और 7 के गुना होने से कट जाएगा। तो हमारे पास ऊपर में यही बस बचा, मतलब इसकी कुल आय 10,000 थी महीना की। देख लो गुना करके, 8 गुना 9 गुना 7 करने से 8 9 72, 72 को 7 से गुना करोगे 7 दूनी 14, 1 7 7 49, 1 50, 504 रुपये। तो ये इतना ही आ रहा है इसलिए काट दिया डायरेक्टली, 0 तो पहले ही काट दिए थे, तो ये 10,000 आया। तो इस राम की आय कुल आय थी, कुल आय है 10,000 रुपये माह प्रति माह।